जब भी हम बात करते हैं शेयर मार्केट की तो हमारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि शेयर मार्केट पूरा का पूरा डाटा बेस्ड वर्क होता है। अब डाटा बेस्ड वर्क है तो हमें उन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि मार्केट में यूज़ किए जाते हैं एंड उनको इजीली एनालाइज करना आना चाहिए कि भाई क्या चीज़ होगी तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर दिखाई देगा। आप और हम क्या करते हैं, महीने भर की, 2 महीने भर की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। बट जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना दोस्तों, वो क्या करती है, चेन रिएक्शन को फॉलो करती है कि आज हमने कुछ ऐसा किया तो उसका 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल या 200 साल बाद क्या इंपैक्ट होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो लोग बहुत ही ध्यान से काम करते हैं। उसी की सीरीज में आपको एक चीज समझाता हूं। मेरे पास में कुछ चीज थी, मान लो मैंने बोला कि आरबीआई है। आपको पता है आरबीआई क्या करती है, हमारी करेंसी को बेसिकली मैनेज करती है कि कैसे करेंसी को स्टेबल रखा जाए, क्या क्या चीजें की जाए, वो सारी की सारी चीजें आरबीआई करती है अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए। बट इसका काम एक और भी है कि महंगाई को कम रखना। ठीक है, कह सकते हो कि इतनी ज्यादा पैसा सबके हाथ में ना दे दिया जाए कि भाई सबके सब कहे कि ये तो मैं एकदम करोड़पति बन गया और सबके सब आकर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दाव लगाना चालू कर दे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि गांव में रहने वाला एक इंसान भी ना इजिली समझ जाए कि आरबीआई क्या काम करती है, कौन कौन सी चीजें करती है और क्या उसके अंदर काम करने से हमारे लाइफ पे इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए मैं यहां पर एक इंसान हूं जिसके पास में 10 लाख रुपीज है। ठीक है, एक दूसरा इंसान है जिसके पास में कह सकते हो कि भाई इंसान दो है, वो कहता है मेरे पास में 20 लाख रुपीज है। तो अब क्या हो सकता है, एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू कह सकते हो 20,000 रुपीज होनी चाहिए थी और वो है भी। अब यहां पर मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए और इन इंसान को भी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ज्यादा पैसा होने के कारण, भाई मैं 20,000 का था मैं 30 करूंगा, वो कहेगा मैं 50 में लेने के लिए तैयार हूं, मैं कहूंगा 60 में, वो कहेगा 70 में। इस तरीके से क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। रीजन बड़ा सिंपल था, क्योंकि हमारी जेब में गांधी जी थे। ठीक, इन दोनों की जेब में गांधी जी थे। अब बैंक क्या कर सकता है, बैंक बहुत सारा पैसा छाप कर ना सबके अकाउंट में डाल सकते हैं, लाइक 1 CR सबके अकाउंट में डाल दो। अब आप सोचो कि कोई चीज 10 रुपए किलो थी, ठीक है, और आप भी कहते हो मेरे पास भी पैसा है, बट वो प्रोडक्ट लिमिटेड है, तो क्या होने वाला है, वो 10 की जगह 1000 बनने में ना देर नहीं लगेगी। एंड फिर लोग क्या कहेंगे, भाई महंगाई दर बढ़ गई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। गवर्नमेंट को कोसेंगे कि पहले 10 रुपए की 1 किलो चीज आती थी, अब 1000 रुपए की भी नहीं मिल पा रही है। और आम बंदा तो दूर रहेगा क्योंकि उसके पास भी 1 करोड़ है और एक अमीर आदमी के पास भी 1 करोड़ है, तो पैसा सबके पास है, तो कोई भी पैसे लिए डरेगा तो नहीं ना। सीधा इसकी वैल्यू 10-10 हजार तक पहुंच जाएगी, भाई 10,000 रुपए किलो मैं खरीदूंगा, कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जिसको इसकी जरूरत है। तो बैंक्स यहाँ पे गेम प्ले करती है कि पैसे को मैनेज करके रखो। लोगों के पास पैसा जरूर हो, बट उनके पास पैसा कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो गेम देखो कितना अच्छा है। हो सकता है थोड़ी सी आज आपको ये क्लास इकोनॉमिकल क्लास लगे, बट जरूरी है क्योंकि हम फाइनेंस के अंदर काम करते हैं, तो हमें ये बातें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक्स क्या करता है, यहां पर एक रेपो रेट होता है। ठीक है, रेपो रेट नाम आपने सुना होगा, जिसको नॉर्मली इंटरेस्ट रेट भी बोला जाता है। बैंक क्या करता है, समझो आरबीआई यहां पर है सबके ऊपर, उसके बाद में उसके नीचे होते हैं बैंक्स। अब बैंक्स में जैसे कि आपने देखा होगा एसबीआई हो गया, आपका पर्सनल एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे के सारे बैंक्स जो हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं आप, जो कि कह सकते हो जो लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद में उस पैसे को यूज करते हैं, कहीं ना कहीं तो यूज करोगे ना। लोन ले रहे हो इसका मतलब आपको जरूरत है, या तो आपने वहां पे कोई मकान खरीदना है, आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, आपको कहीं पर इन्वेस्ट करने हैं, आपका हो सकता है कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसका गोल्ड खरीदना है, आपको शादी में किसी को देना है, अपनी लड़की को या किसी को। तो ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं पैसा लेने के। अब आरबीआई चाहती है कि भाई लोगों के हाथ से पैसा निकाल लिया जाए, थोड़ा कम कर दिया जाए, खर्चा कम कर दिया जाए। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो इंसान था जो ये प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, गाड़ी खरीदता है टाटा की, तो शेयर मार्केट में जो टाटा का प्रोडक्ट है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना, शेयर मार्केट में जो टाटा का प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कॉमन सी बात है। अगर वो इंसान गोल्ड खरीदता है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, कॉमन सी बात आती है। अगर वो इंसान घर खरीदता है तो उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं। इस तरीके से मार्केट काम करती है कि आरबीआई पैसा देता है बैंक्स को, बैंक्स पैसा देता है आम इंसान को, आम इंसान सामान खरीदता है, सामान खरीदने के बाद वो पैसा जाता है कंपनी के पास, कंपनी के पास जाने के बाद में वापस वो सर्कल बनने के बाद क्या होता है, वो बाहर से प्रोडक्ट खरीदता है जो उसको लाइक रॉ मटेरियल्स खरीदने होते हैं, जो भी चीजें करनी होती हैं। तो ये सारी चीजें हुई, इससे क्या हुआ, सबका बिजनेस रन कर रहा है। पैसा एक इंसान से दूसरे इंसान की जेब में गया, दूसरे से तीसरे की जेब में गया, तीसरे की जेब से चौथे की जेब में गया। तो सर्कल कुछ इस तरीके से चल रहा है। ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक, ये लीजिए, इससे क्या हुआ, ये इंसान काम कर रहा है इस इंसान के लिए कि भाई मैं बेसिकली पैसा इसको मिल रहा है, तो ये इंसान इसके लिए काम कर रहा है, ये इंसान इसके लिए काम कर रहा है। इस तरीके से हमारी पूरी लाइफ चलती है, जो कि
कौन मैनेज कर रहा है एक्चुअल में? आरबीआई मैनेज कर रहा है। क्यों? पैसे की वैल्यू को बढ़ा या घटाकर। यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, तो महंगाई आ सकती है, या फिर कह सकते हो कि भाई मंदी आ गई, कोई भी सामान बिक ही नहीं रहा, लोग मुंह खोल के बैठे हैं, कोई तो खरीद लो, बट कोई खरीदना नहीं चाह रहा। रीजन पता है क्यों? रीजन ये, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा कैसे जनरेट होता है, उस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आरबीआई क्या करता है, एक रेपो रेट नाम की चीज होती है कि जिस प्राइस के ऊपर बैंक्स को पैसा इशू किया जाएगा। बैंक ऐसा थोड़ा है ना, मैंने अपना बैंक खोल लिया कवि शर्मा करके और बस हो गया चालू पैसा छापना, ऐसा नहीं होता। बैंक्स के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट पैसा आता है। वो पैसा कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है कि भाई बैंक तू इतना पैसा इसको दे सकता है इतने इंटरेस्ट रेट पे, कि भाई 4% का इंटरेस्ट रेट है। अब आगे तुम अपना जोड़ लो, जो तुम 6% करना चाहते हो, 10% करना चाहते हो। कोई गाड़ी खरीद रहा है 13% तक का लोन हो जाता है। ये बीच की जो कमाई है ना, ये बैंक्स की होती है। ठीक, हमें तो 4% चाहिए, आरबीआई ये कह के रखता है। अब जब भी कॉमन सेंस लगाओ, अब दिमाग लगाना, यहां पे दिमाग का गेम है थोड़ा सा। अगर रेपो रेट में इंक्रीज हुआ, मतलब बैंक कहता है भाई देख मैं रेपो रेट बढ़ा रहा हूं अपना, क्यों बढ़ा रहा हूं? मुझे लोगों की जेब से पैसा कम करना है ताकि वो कम सामान खरीदे। कम सामान खरीदे तो क्या होगा, लोगों को थोड़ा सा ही रहेगा कि पैसा कम है तो खर्चा कम करो। कॉमन सी बात है। आपको पता होगा अमेरिका में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि 2023 के अंदर मंदी आने के बहुत हाई चांसेस हैं। वहां पे लोग पैसा खर्च करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये चीजें इंप्लीमेंट की जाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को खर्चा कराने की जो आदत है ना, उसको कम कराया जाए। अब कराने का तरीका क्या है? बैंक ऐसे थोड़ा ना कहेगी या मोदी जी आकर रात को बोलेंगे 8 बजे कि भाई देखो कल से पैसा कम खर्च करना, फिर तो कर लिया किसी ने, कोई नहीं करेगा। जो बीजेपी वाले होंगे वो मान भी जाएंगे, जो कांग्रेस वाले होंगे नहीं जी अब तो मैं मर्सिडीज खरीदूंगा चाहे मुझे लोन लेके पैसा खरीदना पड़े। ये चीज ध्यान देने की होती है। तो कौन वहां पे काम करेगा? आरबीआई। आरबीआई ने बोला ठीक है, सबके पप्पा ऊपर बैठे हैं, हम करते हैं कुछ। तो उन्होंने क्या किया, रेपो रेट इंक्रीज कर दिया। रेपो रेट इंक्रीज किया तो अभी 4% था, तो वो बहुत छोटा सा इंक्रीजमेंट भी करेंगे ना तो भी वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। अब क्या हुआ, 4%, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना जोड़ दिया, भाई मैं भी 1% एक्स्ट्रा कर देता हूं। अब मान लो मुझे एक कार खरीदनी थी, मुझे कार खरीदनी है जिसकी वैल्यू कह सकते हो 20 लाख रुपीस थी। मैंने लोन पे खरीदना था, तो मुझे वहां पे 4% के लोन पे मिल रही थी। अच्छी बात है, बहुत सस्ता लोन था। मैंने कहा ये तो मैं कमा सकता हूं, दे सकता हूं। मैंने गाड़ी खरीद ली। गाड़ी खरीदी टाटा की। टाटा की खरीद ली। खरीदने के बाद मैं गाड़ी चला रहा हूं, उसका फिर पेट्रोल डलवाना, उसके अंदर इंश्योरेंस कराना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, खराब होंगे वो करना, टायर करना, टायर खरीदना, ये सारी चीजें होंगी। एक गाड़ी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो? इंश्योरेंस वाला हो गया, गाड़ी सही करने वाला हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों की चैन कनेक्टेड है जो कि मेरी एक गाड़ी से जुड़ी हुई थी। कि गाड़ी तो एक ही थी बट बहुत सारे लोग उसमें कनेक्टेड हैं। ऑयल हो गया, लाइक उसके अंदर जो भी चीजें वायरिंग डलती है उस कंपनी का माल हो गया। समझ रहे हो कितना सारा चीजें एक गाड़ी से कनेक्टेड थी। तो अभी तो 4% पे पैसा मिल रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई खरीद लेते हैं, अभी हम आराम से गाड़ी खरीदते हैं। अब क्या हुआ, वो 4 की जगह कर दिया गया 8%। रेपो रेट बढ़ा दिया, बैंक ने भी बढ़ा दिया। अब इनकम तो मेरी बढ़ी नहीं, 8% का इंटरेस्ट रेट। मैंने कहा भाई अब नहीं खरीदते, अब खरीदेंगे 2023 के बाद। क्यों? बैंक जानते हैं, आरबीआई जानती है कि 2023 में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोगों से ज्यादा एजुकेटेड हैं, और वो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड के बारे में वो जान जाते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, पैसा कम खर्च करें लोग, इस कारण वो क्या करेंगे, रेपो रेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रेपो रेट बढ़ने से होगा क्या, बैंक आपको ज्यादा लोन देगी महंगे दरों पर, तो लोग कम पैसा खर्च करेंगे। कम पैसा खर्च करेंगे तो शांत रहेंगे। शांत रहने का मतलब है कि अब उनके पास पैसा ही नहीं है तो खर्च क्या करेंगे। तो इस वजह से कह सकते हो थोड़ी सी महंगाई की कमी की जाएगी। अब वो दाव लगाने वाला काम बंद हो जाएगा कि भाई ये गाड़ी मुझे 10 लाख की मिल रही है, दूसरा बोलेगा 10,20,000 दे दूंगा, 10,30,000 दे दूंगा। जब पैसा होगा ही नहीं तो कहां से दे देगा। ये गेम प्ले किया जाता है, बहुत छोटे छोटे पैमाने पर बता रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, जिससे क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। मुद्दा है रेपो रेट करता क्या है वो क्लियर कर लो। अब अगर बैंक चाहता है, आरबीआई चाहता है कि लोगों की जेब में पैसा डाल दिया जाए, लोग खर्चा करें, हमारी मार्केट, चलो ये बात बताने से पहले ये समझो, जब पैसा कम होगा लोग कम खर्चा करेंगे। शादी में जो 1 किलो सोना देना चाहता था वो 50 ग्राम में काम चलाएगा, तो गोल्ड की वैल्यू के अंदर क्या होगा सोचो। जब गाड़ियां कम बिकेंगी तो ऑयल के प्राइस में क्या होगा, कॉमन सी बात है, खर्चा कम होगा हमारा। जो कह सकते हो जो हम डॉलर्स में पैसा चुका रहे हैं ऑयल खरीदने के लिए, वो जब खरीदा ही कम जाएगा। बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, छोटे 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 छोटे। अब ये छोटे छोटे होते होते ना इतना बड़ा इंपैक्ट आता है कि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल देता है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा, पैसा कम होगा, मार्केट में कम पैसा जाएगा, तो हमारी निफ्टी को थोड़ा थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। आना क्यों चाहिए भाई, कमाई नहीं हो रही, जो कंपनीज है कंपनीज के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, जितनी सेल पिछले साल हुई थी उतनी नहीं हो पा रही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कम बिक रहा है, इट्स ओके, अच्छी बात है, बर्बाद होने से अच्छा है। अब क्या होगा, बैंक को लगेगा, आरबीआई को, भाई अब एक काम करते हैं, ये 2023 बीत गया, जो डर था वो निकल गया,
वो वैश्विक मंदी जो होती है वो थोड़ी सी कम सी हो गई, समझ रहे हो? ये करने के बाद वो क्या करेंगे, रेपो रेट जो बढ़ाया था अब उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ले भाई, अब अगेन वही गेम स्टार्ट हो गया। मुझे 4% पे मिल रहा है तो 2024 के अंदर ले भाई, मैं भी गाड़ी खरीद के ले आया। अब गाड़ी खरीद के ले आया, कॉमन सी बात है, मुझे लोन कम मिला था, बैंक को कम सस्ते ब्याज दर पे पैसा मिल रहा है तो बैंक भी हमें कम ब्याज दर पे दे रहा है। अब मेरे पास में फिर से पैसा आ गया, अब मैं फिर से 50 ग्राम गोल्ड खरीदना चाहता था तो 1 किलो गोल्ड में काम करूंगा। गाड़ी में छोटी सी चाहता था तो मर्सिडीज से नीचे बात नहीं करूंगा, समझ रहे हो? अब मैं नॉर्मली फोन चलाया करता था 20,000 का, सीधा आईफोन पे हाथ रखूंगा। कॉमन सी चीज है। तो ये सारी चीजें कैसे काम करती है, रेपो रेट, आरबीआई, ये सारे बैंक्स मिलकर हम लोगों के लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, इस चीज को समझ के रखना। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा सस्ता कर दिया जाए, बैंक बोले 1% के लोन पे, मैं कहता हूं सड़क पे चलने वाला रिक्शा वाला भी ना कल ही जाकर मारुति 800 तो खरीद ही लेगा। कॉमन सी बात है। और क्यों खरीद लेगा? अरे रिक्शा में क्यों घुमाएंगे, गाड़ी में घुमाएंगे ना। ये चीज आएगी क्योंकि पैसा सबके पास आ गया, बहुत सस्ते में ब्याज दर पे आपको चीजें मिल रही है। तो अब आपको लगेगा अरे वाह सब खुश है भाई, यहाँ तो राम राज्य आ गया कि सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास अच्छे घर हैं। बट ध्यान दो, जिस समय पैसे की असली वैल्यू काउंट होगी ना कि भाई ये प्रोडक्ट है, सबको पैसा है, सबकी जेब में 10 लाख 50 लाख 40 लाख, क्योंकि सस्ते में ब्याज दर मिल रहा है तो लोग सब ब्याज पे काम करेंगे, सब गेम प्ले करेंगे। उसके साथ में ही महंगाई जो होगी वो आसमान पे होगी। और ये चीज अगर आप ध्यान से देखो तो कहां हो रही है? अमेरिका के अंदर यही चीज की जा रही है। अमेरिका के अंदर बहुत ही ईजी वैल्यू के साथ में आपको लोन मिल रहा है, बहुत ही इजी तरीके से आपको वहां पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वहां पे वैल्यू आसमान छू रही है। एक ही चीज की वैल्यू हाई जाती जा रही है, हाई जाती जा रही है। तो ये चीज हमें समझनी है। रेपो रेट का काम ये हो जाता है। अब कुछ टाइम के लिए जब मार्केट नीचे जाएगी, आपको मैंने बताया था कि जब मार्केट नीचे जाती है तो हमारा रुपया टूटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनका कहना है टूटने दो, क्योंकि इनका काम देश को बचाना भी है। रुपया टूट रहा है वो तो टूट ही रहा है। कभी $1 बराबर था 1 रुपए के, आज वो बराबर हो गया 82 रुपीज के। तो इनको भी पता है कि वो कभी 100 के भी होगा, क्योंकि ये रुपये को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जॉब वाले लोग हैं, और जिस कंट्रीज के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वहां पे कोई भी जॉब करना पसंद ही नहीं करता। उनका कहना है जॉब कौन करे, हम तो बिजनेस करेंगे। तो ये डिफरेंस इतनी जल्दी नहीं काउंट होगा। आप सोच रहे हो केवल रेपो रेट ही हमारी करेंसी को मजबूत या कमजोर करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेंसी को मजबूत या कमजोर करने के बहुत सारे कारण हैं, और जहां तक मुझे पता है आप लोग कह सकते हो कि 50+ रीजंस हैं कि क्या 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 चीजें होती है, हमारा कितना इंपोर्ट होगा, कितना एक्सपोर्ट होगा, हमारे लोगों की कैपेबिलिटीज कितनी है, हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू पैसा कमाते हैं। देखो अमेरिका में एक इंसान बैठा है, लाइक मान लीजिए मैं अपनी बात करूं ना, अभी मैं फिल्मोरा मैंने एक बाय किया, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको मैंने बाय किया 5200 रुपीज में। ये मैंने रुपए में पेमेंट की, इट्स गुड। बट ये जहां का सॉफ्टवेयर है वहां ये पैसा डॉलर्स में जाएगा, ठीक है? अब डॉलर्स में जाएगा तो हमारी करेंसी ऑटोमेटिकली टूटना चालू हो गई, गलती से। कह सकते हो गलती तो छोड़ो, किया तो जानबूझ के कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर ये सॉफ्टवेयर हमारे इंडिया में ही होता तो वो रुपये में डायरेक्टली बस मेरे दूसरे इंसान के बैंक अकाउंट में चला जाता, इंडिया टू इंडिया। तो मुद्दा यह है कि लोगों ने ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाया इंडिया में, तो मेरे पास यूज करने के लिए परमिशन नहीं थी। इसी तरीके से हमें ध्यान देना है, जब पैसा बाहर गया तो हमारी करेंसी में क्या होगा, गिरावट आएगी। और ये शॉर्ट टर्म की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आती है। शॉर्ट टर्म में तो हमें छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स आती हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे ना उनको ये बात पता है कि इकोनॉमिक्स वर्क कैसे करती है। बट जो इंसान सोच रहा है कि रेपो रेट एकदम से आज बढ़ा दिया तो कल को इंपैक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता। रेपो रेट बढ़ाना घटाना एक नॉर्मल बात है, असली पीछे के गेम और भी हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो भी ध्यान देने की बात आ जाती है। हमारी करेंसी को बढ़ाने या घटाने के लिए केवल रेपो रेट जिम्मेदार नहीं है। रेपो रेट का कारण मैंने आपको बताया, लोगों की जेब से लिक्विडिटी को कम करना और उसको बढ़ा देना। असली ये है रेपो रेट का काम कि भाई अगर उनको मान लो रेपो रेट कम कर दिया तो अब लोगों के पास पैसा होगा, लोग खुश रहेंगे, जी पैसा पूरा। जबकि वो 10 लाख रुपए की वैल्यू वो 10 लाख रही नहीं है एक्चुअल में, वो 10 लाख की वैल्यू अब 8 लाख बन चुकी है, क्योंकि पहले मैं 10 लाख में जो चीज खरीद सकता था उसकी वैल्यू अब 12 लाख हो गई है डायरेक्टली देखा जाए तो। और पैसा अगर देखा जाए अब मेरे 10 लाख की वैल्यू 8 लाख रह गई है। क्यों? क्योंकि मैं वो चीज खरीद ही नहीं पा रहा हूं। उल्टा कह सकते हो पैसे की वैल्यू टूटती गई। आपके हाथ में पैसा तो एक्स्ट्रा आ गया कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, बट भाई पहले जो 10 लाख में वो चीज आ जाती थी आज वो 50 में भी नहीं आ रही है। तो आप खुद समझ सकते हो आपके साथ में गेम हो चुका है और आपको ये बात समझ में ही नहीं आई। इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने पैसे को बैंक में कभी भी नहीं रखना चाहिए। बैंक हमारा बेवकूफ काटती है, वो बनी ही इस काम के लिए होती है
है कि नीचे वाले लोग आपस में काम करते रहे, ए बी सी डी, ए काम करे बी के लिए, बी काम करे सी के लिए, सी काम करे डी के लिए, डी काम करे फिर ए के लिए, इस तरीके से एक इकोसिस्टम जनरेट कर दिया। अब ये इकोसिस्टम में आप खुश हो, आप खुद सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं पैसा कैसे काम करता है, ध्यान से समझना। आप 4 दोस्त हो, ए बी सी एंड डी, क्लियर। ए काम करता है बी के लिए, उसको मिलता है 10,000 रुपीज। बी काम करता है सी के लिए, उसको भी 10,000 मिलते हैं। सबको मान लेते हैं एक जैसी जॉब मिलती है, एक जैसा प्रोफाइल है, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, इट्स गुड। 10,000 एंड 10,000। आप एक चीज नोटिस करोगे, 10,000 10,000 10,000 तो चलता रहेगा। असली गेम पता है यहाँ पे, सबकी जेब से धीमे धीमे पैसा किसकी जेब में जा रहा है? बैंक्स की जेब में। कैसे जा रहा है भाई? ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आईटीआर फाइल कर रहे हो, गवर्नमेंट के पास में पैसा जा रहा है, आप कुछ ना कुछ तो खर्चा करोगे इनमें से। कॉमन सी बात आती है, आप कहने के लिए आप 4 लोग आपस में बिजनेस कर रहे हो, बट ये बिजनेस का प्रॉफिट बैंक लेके जा रहा है, गवर्नमेंट लेकर जा रही है, आप उनके एसेट्स बन चुके हो, इस बात को समझो। इसी कारण बैंक के पास पैसा नहीं रखा जाता, अपने पैसे को काम पे लगाया जाता है, क्योंकि मनी सबसे बेस्ट कह सकते हो आपके लिए एम्प्लॉय काउंट होती है, कोई भी एम्प्लॉय इससे बेस्ट नहीं होता, क्लियर। तो ये बात समझो, पैसे को काम करने का तरीका क्या है। रेपो रेट केवल एक फैक्टर है जो कि हमारी करेंसी पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि जब करेंसी में रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो लोग शेयर मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम करेंगे तो कॉमन सी बात है निफ्टी नीचे जानी चाहिए, थोड़ी सी नीचे जाएगी तो क्या होगा, हमारी जब निफ्टी गिरेगी इसका मतलब हमारा रुपया टूटेगा, तो रुपया टूटेगा तो यूएसडी आईएनआर की वैल्यू कहां पे जानी चाहिए? ऊपर भागनी चाहिए। तो ये तो बेसिक लॉजिक हो गया, केवल एक ही सिंगल लॉजिक नहीं है जो हमारी करेंसी को मैनेज करेगा, उसके पीछे का कारण ये भी है कि कितने हम लोग पैसा ट्रांजेक्शन होता है हमारा, क्लियर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारे यहां से पैसा ज्यादा जाता है या ज्यादा आता है, मतलब हमारा जो कह सकते हो जो ट्रेड बैलेंस है ना, वो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कि पैसा जाता ही जाता रहता है या फिर आता भी है, कहीं से ऐड भी होता है हमारे उसके अंदर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने देखा होगा जब कोविड टाइम के अंदर क्या हुआ था, ऑयल खरीदा नहीं जा रहा था तो हमारा फॉरेन रिजर्व हाई टू हाई जाता ही जा रहा था। अब फिर से वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है। रीजन बड़ा सिंपल था, जब पैसा खर्च नहीं हो रहा, प्रोडक्ट आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, मतलब पैसा आता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जा नहीं रहा है, तो भाई फिर तो आप अमीर बनोगे ना। वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। आई थिंक ये रेपो रेट वाला फंडा ना बहुत सिंपल से तरीके से मैंने समझा दिया, इससे आसान तो आई डोंट थिंक मुझे कोई समझाता। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। आप अगर चाहोगे तो मैं फाइनेंशियल टर्म्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूं, बिकॉज मुझे इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मैं इसके काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को अच्छे से समझता हूं कि कैसे काम होता है, पैसा काम कैसे करता है। ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे शेयर कर सकता हूं, बिकॉज मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती है जब मैं इनके अंदर काम करता हूँ, क्योंकि लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। भाई इसका इम्पैक्ट यहाँ हुआ, इसका इम्पैक्ट यहाँ हुआ, इसका यहाँ हुआ, तो इस पे वापस क्या इंपैक्ट आया। ये बहुत ही मस्त चीजें हो जाती हैं। काम कहीं हुआ था, उसका रिएक्शन कहीं और आता है, समझ रहे हो। ये बहुत ही मस्त चीजें हैं, बस हमें समझने में थोड़ी दिक्कत यूं आती है क्योंकि बुक्स जो होती है ना, इकोनॉमिक्स की बुक बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है और बोरिंग लेक्चर्स कभी भी लेने नहीं चाहिए, क्लियर। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है, नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड मैंने एक नंबर यहाँ पे दे देता हूँ 8077521043। यहाँ पे आप हाई करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी इशू है तो आपको यहाँ पे हेल्प कर दी जाएगी। इसी के साथ में चैनल में एक इशू है कि आप चैनल पे कमेंट नहीं करते हो, कमेंट पे लाइक नहीं करते हो, समझ रहे हो। तो प्लीज़ चैनल पे 2 चीज़ें करो कि कमेंट करो अच्छा सा, एंड चैनल की वीडियोस को प्लीज़ लाइक करो, जिससे कि चैनल ग्रोथ होने में मदद मिले। एंड अगर आप भी चाहते हो कि एक्सक्लूसिव ट्रेड फैमिली को ग्रो किया जाए तो प्लीज़ ये चीज़ तो आप कर ही सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि करेंसी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मैंने यहाँ पे लॉजिक समझाने की कोशिश की है। लॉजिक खुद लगाओ दिमाग में कि ऐसा हो रहा है तो क्या होने वाला है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, एक्चुअल में दे चुका हूँ, खुद समझो और आंसर को खुद ब खुद प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है, देन आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, आपको लगता है कि ट्रेडर केवल ट्रेडर होता है, उसको केवल बाय सेल के सिग्नल आते हैं, नहीं मेरे भाई, उसके पीछे बहुत सारा गेम है, उसको साइकोलॉजिकली तैयारी करनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसको इकोनॉमिकल चैप्टर्स पढ़ने पड़ता है कि टर्म्स क्या है, किसका क्या हो सकता है, इंपैक्ट क्या आ सकता है, क्लियर। मार्केट काम कैसे करती है, मनी वर्क कैसे करती है, ये सारी चीज़ें, लाइक डिप्रेशन से कैसे दूर रहे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी ही करनी पड़ती है और करनी ज़रूरी हो जाती है। तब जाकर एक अच्छा ट्रेडर आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई ये तो एक स्टेबल टाइप पर्सन लग रहा है। वो स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इस बात को ध्यान रखना। रातों रात अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं आपको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पेन ड्राइव प्रोवाइड कर देता कि लो भाई ये पेन ड्राइव लगाओ अपने दिमाग में और कल से बन जाओ प्रो ट्रेडर, बट ऐसा नहीं होता।
हम लोगों को तैयारी भी करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ेगी। पैसा कमाना अगर इतना आसान होता, हलवा होता, तो सब जगह बट रहा होता ना भाई। ऐसा नहीं है, इसके बारे में समझो, पैसा काम कैसे करता है, तभी पैसा आपके पास चल कर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।